तो देखिए सब लोग भूगोल की प्रश्नोत्तरी चल रही है, सब्जेक्ट पूरा हुआ है। तो आज और देखिए इसकी प्रश्नोत्तरी अच्छे से सब लोग समझिए और एक एक करके सभी प्रश्नों का जवाब दीजिए। कमेंट में आप जवाब देंगे, अगर नहीं दे पाएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा ही समझाऊंगा। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। देखो क्या प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं, समुद्र के किनारे पर हैं। देखो पहला प्रश्न है अपना ये, इसके ऑप्शन देते हैं आपको। ए 7 राज्य, बी ऑप्शन है आपका 8 राज्य, सी ऑप्शन है आपका 9 राज्य और डी ऑप्शन है आपका 10 राज्य। बताइए भारत के कितने राज्य हैं जो आपके समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। जल्दी से जवाब दीजिए सब लोग, कितने राज्य हैं। हाँ जल्दी जल्दी जवाब देते चलो सब लोग। 9 राज्य, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी हैं। ऐसे आपके दक्षिण भारत का मैप बनता है और इसमें सबसे पहले आपका गुजरात, गुजरात के बाद में यहाँ पर आपका महाराष्ट्र, फिर आपका गोवा है कि नहीं, फिर आपका कर्नाटक, फिर आपका केरल, ठीक है। इसके बाद में इधर आपका तमिलनाडु, इधर क्या हो जाएगा आपका, हाँ तमिलनाडु हो जाएगा, फिर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका उड़ीसा हो जाएगा, फिर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कितने हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 स्टेट ऐसे हैं जो अपने किस पर है, हाँ समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर हो अपना। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और बनाता हूं यहीं से। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, भारत का कौन सा, हाँ यहाँ देखिए सब लोग, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दोनों तटों पर स्थित है, दोनों तटों पर स्थित है। जल्दी से बताओ। अब बताइए भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। तो ऑप्शन है आपको लक्षद्वीप, ठीक है। एक ऑप्शन है आपका दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली। एक है आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार और एक है आपका पुदुचेरी, पुदुचेरी। जल्दी से जवाब दो। ये आपका ए बी सी और डी, सभी लोग जवाब दीजिए। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दोनों तटों पर स्थित है, बताओ जल्दी से। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दोनों तटों पर स्थित है, जल्दी से जवाब दो सही लोग। क्या दे रहे हैं, सी आंसर दे रहे हैं, दोनों तटों पर। देखो दोनों तटों पर स्थित है। अब भारत में कितने तट है, 2 तट है। इधर वाला है अपना ये पूर्वी तट और ये आपका कौन सा पश्चिमी तट। तो दोनों तटों पर स्थित होने वाला राज्य है आपका पुदुचेरी। डी ऑप्शन सही है इसका, पुदुचेरी। कौन सा अपना, पांडिचेरी जिसे आप कहते हैं, पुदुचेरी कहते हैं, ये आपके दोनों तटों पर स्थित है। आपको पता है ना पांडिचेरी कहां कहां पर फैला हुआ है। पांडिचेरी एक अपना यनम में, एक आपके माहे में, एक आपके कराईकल में, कराईकल, और एक आपके पांडिचेरी में। प्रॉपर किसमें, अपना पांडिचेरी है कि नहीं, पांडिचेरी। तो ये अपना 4 जिले मिलकर के आपका एक जो है राज्य बनाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। अब यनम कहां पर है, ये आपको पता होना चाहिए। यनम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। किसमें, अपना आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश कहां पर आता है अपना, ये आता है पूर्वी तट पर। देखो ये आंध्र प्रदेश ये अपना पूर्वी तट पर है। माहे कहां पर है आपका, ये आपका केरल में है। तो केरल कहां है अपना, ये देखो ये पश्चिमी तट पर है। कराईकल कहां है आपका, ये आपका पूर्वी तट पे है। पांडिचेरी कहां पर आपका, पूर्वी तट पे है। तो देखिए यनम, कराईकल और पांडिचेरी ये 3 शहर जो है पूर्वी तट पर है और माहे जो कि केरल में पश्चिमी तट पर है। तो एक मात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो आपका किसमें, अपना दोनों राज्यों में, दोनों तटों पर स्थित है। सुनील लांगी माइक बंद कर लो अपना। हाँ चलिए देखिए आगे समझिए। अगला प्रश्न समझिए सभी लोग। कमेंट कर दिया करो, आपको जो भी प्रश्न पूछना हो, जवाब लेना हो, आप कमेंट कर दिया करो, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखो सब लोग अच्छे से। कौन से इनमें से कौन सा देश, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है।
इनमें से कौन सा देश भारत के साथ, किसके साथ, अपने यहाँ देखो, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, सबसे लंबी सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। देखिए, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है कौन सा देश, कौन सा देश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? ऑप्शन देते हैं अपन, चीन बनाता है, या पाकिस्तान बनाता है, या फिर आपका बांग्लादेश बनाता है, या फिर आपका नेपाल बनाता है। जल्दी से जवाब दे दीजिए सब लोग। हाँ हाँ, आप जल्दी से जवाब दो, कमेंट में कमेंट दो, कमेंट करो, कमेंट, माइक से नहीं बोलना है। चलिए देखिए, तो इनमें से, अच्छा ईसा कह रही है चीन। देखिए, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो बनाता है बांग्लादेश। आपको पता है बांग्लादेश भारत के चारों ओर से घिरा हुआ है कि नहीं, तीनों ओर से। तो सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? अपना बांग्लादेश। ये आपको याद रखना है, बार बार याद रखना है। आपको पता है बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है, इतनी सीमा चीन नहीं बनाता है। तो सबसे ज्यादा हमारी सीमा भारत की किससे लगती है? बांग्लादेश से। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम सीमा लगती है हमारी अफगानिस्तान से। किससे लगती है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से हमारी सीमा लगती है केवल कितनी? 106 किलोमीटर की, है कि नहीं? ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर? सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है हमारी? बांग्लादेश से, है कि नहीं? और सबसे कम किससे लगती है हमारी? अफगानिस्तान से। सब लोग ध्यानपूर्वक सुने इस चीज को, ठीक है? अगला प्रश्न है मेरा आप लोगों से। चलिए, एक बहुत शानदार प्रश्न है ये, आप लोग देखिए सब लोग, कितना शानदार प्रश्न है। देखते हैं कौन कौन जवाब देते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से, देखो ये लिखा है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? समुद्र तल नापा जाता है, बताइए। कितना अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको कि मुंबई से मापा जाता है कि नहीं? ए। बी ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, कौन सा, कि ये चेन्नई से मापा जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको कि ये कोचीन से मापा जाता है, और या फिर डी ऑप्शन दे रहे हैं आपको कि ये विशाखापत्तनम से मापा जाता है। जल्दी से बता दीजिए सब लोग, है कि नहीं? निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? एक चीज बता दूं मैं आपको, ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है, ये अपना यूपी में आरओ की परीक्षा होती है उसमें आया था ये, है कि नहीं? यूपी में जो प्री का एग्जाम हुआ था, पीसीएस का, उसमें आया था। ये आरओ की परीक्षा में आया था। कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? जल्दी से जवाब दे दो बेटा, है कि नहीं? औसत समुद्र तल की ऊंचाई, अपन कहते हैं ना कि शिवपुरी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? बोले इतनी ऊंचाई पर है। तो समुद्र तल कहां से मापा जाता है अपने यहाँ पर? ये आपको बताना है। समुद्र तल कहां से मापा जाता है? मुंबई, चेन्नई, कोचीन, विशाखापत्तनम। जल्दी से जवाब दो सब लोग। डी ऑप्शन दे रहे हैं, है कि नहीं? चलिए, तो इसका आंसर है आपका चेन्नई। कौन सा अपना? चेन्नई। याद रखिए, अपने भारत का औसत समुद्र तल, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चेन्नई से मापा जाता है। कहां से मापा जाता है? चेन्नई से। आपको पता है ना कि अपना जो भारत इस तरह से है, मैंने आपको बताया था, ऐसे अपना भारत है, तो ये पश्चिमी घाट है, इसकी ऊंचाई ज्यादा है, और समुद्र तल से जो है ऊंचाई इसकी चेन्नई साइड की अपनी क्या है? कम है। तो चेन्नई अपना कहां पर है? इधर। तो समुद्र तल से ऊंचाई अपनी यहां से मापते हैं, ना कि इधर से मापते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न बताइए जल्दी से सब लोग। अच्छा प्रश्न है ये, इसको और बताइए आप लोग, बताओ, सब लोग बताएंगे? चलिए, मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, है कि नहीं? एक प्रश्न है, सब लोग सुने। मैं झूठ बोलूंगा, आपको पकड़ना है झूठ कहां बोल रहा हूं मैं। समझ गए ना आप लोग? मैं एक झूठ बोलने वाला हूं और आपको पहचानना है कि मैं झूठ कहां बोल रहा हूं। चलिए देखिए, तो प्रश्न मेरा कि रेड क्लिफ रेखा होती है, कौन सी अपनी?
रेड क्लिफ रेखा है। और ये जो रेखा है मैं कह रहा हूं कि ये भारत और अपने कौन के बीच में है, पाकिस्तान के बीच में है, पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि नोट मैग्नीनोट मैग्नीनोट रेखा है। और ये जो रेखा है ये मैं कह रहा हूं कि ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। किसके बीच में है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। फिर एक कह रहा हूं मैं कि डुरंड रेखा है। कौन सी रेखा है अपनी, डुरंड रेखा। और एक है आपकी हैंडनबर्ग रेखा, हैंडनबर्ग रेखा। अब ये दो रेखाएं और हैं, तो मैं कह रहा हूं कि जो हैंडनबर्ग रेखा है अपनी, है कि नहीं, ये कहां पर है, ये आपके बेल्जियम, कहां पर अपना, बेल्जियम और आपके जर्मनी के बीच में है, ये कह रहा हूं मैं। और डुरंड रेखा के बारे में कह रहा हूं कि ये अपनी, एक तो आपके बांग्लादेश और एक आपके भारत के बीच में है। बताइए मैंने झूठ कहां बोला है, जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा असत्य कथन है, सभी लोग जल्दी बताओ। सब लोग जल्दी बताओ, इसमें से कौन सा असत्य कथन है। अच्छा, सी जवाब दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही जवाब आपका, बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखिए, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई है, मैग्नीनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, और डुरंड रेखा ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, प्राचीन भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये रेखा है कि नहीं। और हैंडनबर्ग रेखा ये आपके बेल्जियम और जर्मनी के बीच में है। तो ये झूठ है अपना, ये झूठ है। यहां पर बांग्लादेश ना होते हुए क्या होना चाहिए था, अफगानिस्तान होना चाहिए था, ये आपको पता हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सब लोग ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, नवीनतम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। ऑप्शन दे रहे हैं आपको, विंध्यन चट्टान प्रणाली, या फिर आपकी कुड़प्पा चट्टान, या फिर धारवाड़ चट्टान, या फिर गोंडवाना चट्टान। जवाब दीजिए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। नवीनतम मतलब नई है कि नहीं। इन तीन चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से सबसे नई चट्टान कौन सी है, ये आपको बताना है सब लोगों को जल्दी से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। हाँ, तो ऑप्शन है विंध्यन चट्टान, कुड़प्पा चट्टान, धारवाड़ चट्टान, या गोंडवाना चट्टान। नेहा कह रही है कौन सी, गोंडवाना चट्टान नवीनतम। बिल्कुल सही है नेहा, आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो गोंडवाना चट्टान अपने भारत में नवीनतम चट्टान के रूप में जानी जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इसकी अपेक्षा विंध्यन, कुड़प्पा, धारवाड़ ये प्राचीनतम चट्टान है। कैसी अपनी प्राचीनतम चट्टानें हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चट्टानों वाला चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जिसमें आर्कनिक की चट्टानें, सब चट्टानें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। चलिए अगला बताइए अगला बताइए, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो है ये कौन कौन के बीच में है, जल्दी से जवाब दो। 10 डिग्री चैनल कौन कौन के बीच में है। ऑप्शन दे रहे हैं आपको कि ये आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, मिनिकॉय के बीच में है, या फिर ये आपका दक्षिणी अंडमान और आपके लिटिल अंडमान के बीच में है, लिटिल अंडमान के बीच में है, या फिर ये आपके अंडमान और आपका निकोबार के बीच में है, या फिर आपका ये पंबन और आपकी मन्नार के बीच में है। जल्दी से बताइए 10 डिग्री चैनल जो है कौन कौन से दो स्थानों के बीच में है, जवाब दीजिए जल्दी से। हाँ, 10 डिग्री चैनल कौन कौन के बीच में है, तो अंडमान और निकोबार के बीच में। और जवाब दो सब लोग, सभी लोग जवाब दो।
बताइए 10 डिग्री चैनल कौन कौन के बीच में है? कभी तो कह रहे हैं भी अंडमान और लिटिल अंडमान। चलिए देखिए, तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए मैंने आपको पढ़ाया है कि 9 डिग्री चैनल भी पढ़ाया है, 8 डिग्री चैनल भी पढ़ाया है और 10 डिग्री चैनल भी पढ़ाया है। तीनों चैनल मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो चलो देखते हैं। 10 डिग्री चैनल जो है ये आपका उत्तरी अक्षांशीय रेखा है और ये जो है आपकी अंडमान और निकोबार दोनों को अलग करती है। कौन कौन करती है? अंडमान और निकोबार दोनों को अलग करती है। कितने डिग्री चैनल? अपना 10 डिग्री चैनल। ये आपको याद रखना है, ठीक है? क्लियर? 10 डिग्री चैनल कौन कौन को? अंडमान को और निकोबार को। अच्छा, 9 डिग्री चैनल था अपना। कितने डिग्री? 9 डिग्री चैनल। ये कौन कौन को अलग करता है? तो और 8 डिग्री कौन करता है? तो 8 डिग्री करता है आपका मिनिकॉय को। किसको? अपना, हाँ, मिनिकॉय और मालदीप इनको करता है कौन सा? 8 डिग्री। 9 डिग्री करता है आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। मिनिकॉय और किसको? लक्षद्वीप जो है इसको अलग करता है। और 10 डिग्री करता है किसको? अंडमान और निकोबार को। ये आपको अच्छे से याद रखना है सही बच्चों को। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों से, जल्दी से जवाब दीजिए। K2 के बाद भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जल्दी से बताइए सब लोग। K2 के बाद भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है कि नहीं? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। एक है आपकी कामेट चोटी या फिर नंदा देवी चोटी। कौन सी आपकी? नंदा देवी चोटी। या फिर आपका कंचनजंगा चोटी, ठीक है? या फिर आपकी जो है एक और कैलाश चोटी। बताइए K2 के बाद भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जल्दी जवाब दे दीजिए। हाँ, कंचनजंगा, बिल्कुल सही जवाब। K2 गॉडविन ऑस्टिन ये जो है ये अपने भारत की सर्वोच्च चोटी है। पूछा है भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कौन सी? अपनी K2 गॉडविन ऑस्टिन। ये कहां पर है? ये आपके POK में है, पाक अधिकृत कश्मीर में है ना? पता आपको, ठीक है? इसके बाद में अगर पूछा जाए क्या इस पर वर्तमान अपना अधिकार है? क्या नहीं है? K2 पर हमारा वर्तमान में अधिकार नहीं है। तो वर्तमान भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो है आपकी कंचनजंगा। ये कहां पर है? तो ये आपके सिक्किम में। कहां पर? अपना सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। वर्तमान भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, ठीक है? अगला बताइए सब लोग। हाँ, ये किसी को पता हो तो बताओ जल्दी से। नेलांग घाटी कौन से राज्य में स्थित है? बताइए नेलांग घाटी जो है ये कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको कि ये HP हिमाचल प्रदेश में है, ये आपके सिक्किम में है, ठीक है? या फिर ये आपके JNK जम्मू कश्मीर में है, या फिर आपके UK उत्तराखंड में है। जल्दी से जवाब दे दीजिए आप लोग कि नेलांग घाटी कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? जल्दी से जवाब दो। नेलांग घाटी कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? अंबिका कह रही है उत्तराखंड में, ठीक है? नेहा भी कह रही है कहां पर? UK उत्तराखंड में। और जवाब दो भैया सब लोग। नेलांग घाटी कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? नहीं है पता? चलिए देखिए, तो नेलांग घाटी, चलो इसके बारे में बताता हूं पहले तुम्हें। आपको पता है अपने भारत का और कौन का? चीन का युद्ध हुआ था कब? 1962 में। तो 1962 में इस नेलांग घाटी को बंद कर दिया गया था भारत के द्वारा। इस घाटी को बंद कर दिया गया था। किसके लिए? पर्यटकों के लिए। ये पर्यटकों के लिए काफी इंपोर्टेंट स्थान है, तो उनको बंद कर दिया था, ठीक है? और ये नेलांग घाटी है कहां पर? ये आपके कहां पर? बताओ। अच्छा, उत्तराखंड जवाब दे रहे हैं, सिक्किम दे रहे हैं? नहीं दे रहे, सब लोग उत्तराखंड दे रहे हैं। तो ये जो है ये आपके उत्तराखंड में है। कहां पर आपके? बोलो कहां पर है?
हाँ, अच्छा आगे सुनिए। उत्तराखंड में आप इसको कैसे समझेंगे? देखिए उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है, मैंने पढ़ाया था आपको, गंगोत्री नेशनल पार्क। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था बताओ? पढ़ाया था ना, गंगोत्री नेशनल पार्क। तो इसी गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर आती है कौन सी? नेलांग घाटी। और इस घाटी को अब जो है इसको पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है 2015 से। कब से? अपन ने 2015 से इस घाटी को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। अब पर्यटक इस घाटी में घूम सकते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है? हाँ, नेहा कह रही है इसे यूके का लद्दाख कहते हैं, बिल्कुल सही है। नेलांग घाटी को यूके का लद्दाख कहा जाता है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला बताइए। अगला प्रश्न है, सब लोग सुनिए अच्छे से। हाँ भाई, अगला प्रश्न बताइए। प्रादीपीय, नहीं भारतीय प्रादीप ये लिखा है, भारतीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, सुन लिया आपने? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी से जवाब दो। सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है आपको, बगैर ऑप्शन के बताओगे क्या? बता दो, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी से जवाब दे दो। नहीं दे पा रहे? ऑप्शन दे दूं? चलो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो वो है क्या आपका ऊंटक मंडल, ये है, ठीक है? क्या आपकी धूपगढ़ है, ठीक है? या फिर आपकी अन्नाई मुड़ी है, अनाई मुड़ी, या फिर आपकी दोदा बेटा है, दोदा बेटा? बताइए बताइए, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। अच्छा, जब भारतीय प्रायद्वीप या प्रायद्वीपीय भारत कहा जाए तो आप तुरंत समझ लीजिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम हिमालय की बात तो कर ही नहीं कर रहे, उत्तर की बात नहीं कर रहे, हम दक्षिण की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी अपनी कौन सी है? अनाईमुड़ी। आपको पता है ना कौन सी? बताइए। अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी बिल्कुल सही है। 2694 मीटर ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। कहां पर है ये? अन्नामलाई की पहाड़ियों में। किसमें? अपनी अन्नामलाई की जो पहाड़ी है इन पहाड़ियों में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ी कहां पर है आपके? तमिलनाडु में। कहां पर? अपने तमिलनाडु में। तो वहीं पर ये चोटी है, याद रहे। इसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का खिताब भी प्राप्त है कि नहीं? दक्षिण भारत की चोटी कह लें या फिर कह लें कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, ये आपको याद रखना है सही बच्चों को। क्लियर? चलिए, ऊटक मंडल कहाँ है? तो ऊटक मंडल ये आपका नीलगिरी में है। कहां पर अपना? हाँ, ये नीलगिरी में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और धूपगढ़ कहाँ है? तो ये अपनी सतपुड़ा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। और दोदा बेट्टा किसकी चोटी है? बताओ किसकी है? अनाईमुड़ी किसकी? अन्नामलाई की है ना? और दोदा बेट्टा? हाँ, पश्चिमी घाट की दक्षिणी चोटी मानी जाती है, सही है। चलिए बिल्कुल सही है, ये भी तमिलनाडु में ही है। चलिए हाँ हाँ, देखिए अगला प्रश्न आपसे, सब लोग सुने। कौन से दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है? लेह जाने का रास्ता, ये आपको बताना है। किस दर्रे से है लेह जाने का रास्ता? किस दर्रे से होकर गुजरता है? बताइए। अपन को लेह जाना है, अब लेह जाने के लिए आप कौन से दर्रे से जाएंगे? बताइए। क्या आप जोजिला दर्रे से जाएंगे, या फिर आप सतकीला दर्रे से जाएंगे, या फिर आप चुंबी घाटी से जाएंगे, है क्या नहीं? चुंबी घाटी, या फिर आप बनिहाल दर्रे से जाएंगे? जल्दी से बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कि आप ले जा रहे हैं तो ले जाने के लिए आप जम्मू कश्मीर से आप ले जाएंगे तो कौन से दर्रे से जाएंगे? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर है कौन सा? जोजिला दर्रा, बिल्कुल सही। जोजिला दर्रा जो है ये लेह को जोड़ता है कि नहीं? आप इसी रास्ते से लेह पहुंच पाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, जब आप श्रीनगर से ले जाएंगे, कहेंगे आप श्रीनगर से जब आप लेह जाएंगे तो आप किस दर्रे से जाएंगे? जोजिला दर्रे से आप जाएंगे। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आपका।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, ध्यान दीजिए सब लोग। एक प्रश्न है, देखिए, देखो ये ऑप्शन है। अब प्रश्न सुनो सब लोग, प्रश्न सुनो। कौन से भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बताइए, कौन से भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? जल्दी से जवाब दे दीजिए। इनमें से कौन से भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बताओ, चार राज्य हैं, चार में से। हाँ बताइए, जल्दी से जवाब दे दीजिए। कौन से भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। जवाब दो। लोकेश ने सी जवाब दिया, ईसा ने भी सी जवाब दिया। सब लोग जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए भैया। निशा भी सी जवाब दे रही हैं, बिल्कुल सही जवाब। देखिए, अपने जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा आपके मिजोरम से होकर गुजरती है, ना तो असम से, ना ही मणिपुर से, और ना ही नागालैंड से। किससे गुजरती है बताइए? मिजोरम। आपको पता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं? एक आपका गुजरात, एक आपका राजस्थान, एक आपका एमपी, एक आपका छत्तीसगढ़, और एक आपका फिर आपका झारखंड, और झारखंड के बाद में आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद में आपका त्रिपुरा, और इसके बाद में आपका मिजोरम। क्लियर? कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, याद रखना। क्या उत्तर प्रदेश से गुजरती है? क्या नहीं गुजरती? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। ये आपको याद रखना है सब बच्चों को। चलिए, कर्क रेखा कितने डिग्री की रेखा होती है? 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा। अगर यही रेखा दक्षिण में खींची जाए तो क्या कहलाती है? मकर रेखा। क्या कहलाती है? हाँ, मकर रेखा कहलाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला बताइए। एक प्रश्न है, आज मैं आपसे एक अच्छा प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं आईएएस प्री का। आईएएस प्री 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। आईएएस में कलेक्टर के पेपर में पूछा गया था एक प्रश्न। अब आपको जवाब देना है। पूछ लूं क्या? चलो चलो, ऑप्शन दे रहा हूं पहले मैं आपको। दिल्ली, फिर दे रहा हूं मैं आपको कोलकाता, फिर ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको जोधपुर, और फिर ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको नागपुर। ध्यान दो सब बच्चे ऑप्शन पे। अब प्रश्न सुनो सब लोग। बताइए, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? ये 4 आपके नगर है, इनमें से कर्क रेखा के निकट नगर कौन सा है? निकट नगर बताइए। बताओ, कर्क रेखा के निकट कौन सा नगर है? कर्क रेखा के निकट कौन सा नगर है? जल्दी से जवाब दे दो सब बच्चे। आईएएस का सवाल है ये, प्री 2013 का आईएएस में पूछा गया था। बताइए, कर्क रेखा के निकट सबसे निकट नगर कौन सा है इन 4 में से? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर। कविता कह रही है सी आंसर है। जल्दी से जवाब दे दो सब लोग। लोकेश भी कह रहे हैं सी जवाब है। और दो बेटा, निशा भी कह रही है सी जवाब। ईसा, नेहा, अंबिका, आप लोग भी जवाब दो। हाँ, जल्दी जल्दी जवाब दो। गोविंद जवाब दो। अच्छा, अंबिका कह रही है डी, ईसा कह रही है सी। अच्छा, और नेहा कह रही है जोधपुर।
चलिए देखो गोविंद जी कह रहे हैं सी। अब सुनो, कर्क रेखा के निकट, कर्क रेखा कितने डिग्री की रेखा है? 23 सही 1/2 डिग्री की, है कि नहीं? उत्तरी अक्षांशीय रेखा मानी जाती है। अब देखो दिल्ली तो बहुत ऊपर है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और दिल्ली तो बहुत ऊपर है, दिल्ली से नहीं गुजरती। अब बात करते हैं नागपुर की। देखो नीचे चलेंगे तो नागपुर महाराष्ट्र में आता है, नहीं गुजरती। ये दोनों आंसर में से एक हो सकता है, या तो जोधपुर या फिर क्या हो सकता है अपना कोलकाता हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, आप सब लोग ध्यान दीजिए, अगर अपन इसमें अपन अच्छे से देखें तो देखिए कोलकाता जो है ये आपका 22 डिग्री 33 कला, 22 डिग्री 33 कला पर स्थित है। कौन? अपना कोलकाता। और जोधपुर जो है ये अपना और ऊपर पहुंच गया, है कि नहीं? मतलब ये आपके 23 से ऊपर पहुंच गया है कि नहीं, राजस्थान के अंदर। तो जोधपुर इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है कोलकाता। इन 4 नगरों में से सबसे निकटवर्ती जो राज्य है, नगर है, वो कौन सा है आपका? कोलकाता। हाँ, ऑप्शन में कोलकाता नहीं होता, और इसकी बजाय यदि ऑप्शन में आपका कोई और दूसरा, जैसे मैं यहां पर कह देता कोलकाता के बजाय मैं कह देता पटना, तो आंसर जोधपुर सही था। ठीक है, फिर इन चारों में अगर मैं यहाँ पटना ऑप्शन देता तो आंसर कौन सा सही था? जोधपुर। लेकिन अगर अभी देखें तो इन दोनों में आंसर सही कौन सा है? कोलकाता। जोधपुर से भी पास में पड़ता है कोलकाता, और कोलकाता कहाँ था आपका? पश्चिम बंगाल में आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आईएएस प्री का सवाल था साहब, ऐसे ही जवाब नहीं दे देंगे आप, हैं? आईएएस बनना इतना सहज नहीं है जितना आपने सोचा सवाल का जवाब देने में। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? देखो भारत कितने प्राकृतिक प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? अब इस सवाल का जवाब सुनिए, सवाल सुनिए, विभाजित है। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन है ए 4 में, बी ऑप्शन है 6 में, ऑप्शन सी 7 में, ऑप्शन डी 8 में। अब ये सवाल सुन लो, ये सवाल जो है ये राजस्थान आरटीएस और प्री आईएएस इसमें कई बार पूछा गया है, 3-3 4-4 बार ये सवाल पूछा जा चुका है। ये आपके पीसीएस पीएससी और आईएएस यूपीएससी की परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है। जवाब दो, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ये सवाल मैंने बिल्कुल ऐसे कैसे पढ़ाए हैं आपको, आप बताइए जल्दी से। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? जल्दी से जवाब दो। हाँ 5 नहीं है, 4 6 7 8, 4 6 7 8, ये 6 है, ये 6। ठीक है, बताओ 4 6 7 8 भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? जल्दी से जवाब दो। अच्छा सी कुछ लोग कह रहे हैं। देखिए तो भारत जो है आपका ये 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। आपको पढ़ाया था मैंने, देखो कैसे पढ़ाया था मैंने, मैं आपको बता देता हूं कि 4 प्राकृतिक प्रदेश कौन से हैं। मैंने पढ़ाया था क्या? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ाया था क्या? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या क्षेत्र कह सकते हैं आप, पहला भाग। दूसरा पढ़ाया था मैंने आपको विशाल मैदान, विशाल मध्यवर्ती मैदान, विशाल मध्यवर्ती मैदान पढ़ाया था क्या? पढ़ाया था। तीसरा पढ़ाया था मैंने प्रादीपीय पठार, क्या पढ़ाया था मैंने आपको? प्रादीपीय प्रादीपीय पठार। और चौथा पढ़ाया था मैंने आपको तटीय तट क्षेत्र एवं द्वीप, है कि नहीं? तटीय प्रदेश प्रदेश एवं द्वीप, ये 4 भाग मैंने आपको पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए? बताओ, है कि नहीं? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित है? तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसमें हिमालय क्षेत्र आ जाएगा पूरा, विशाल मध्यवर्ती मैदान गंगा यमुना का मैदान आ जाएगा, प्रादीपीय भारत आ जाएगा, और अपने दोनों तट और अपने द्वीप समूह पूरे आ जाएंगे। तो भारत जो है कितने प्राकृतिक प्रभागों में डिवाइड है? तो ये आपको पता होना चाहिए कितने भागों में, अपना 4 भागों में ये अपना विभाजित है। ठीक है, चलिए 4 भाग कौन कौन से हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए पढ़ाई करिए सब लोग, प्रश्नोत्तरी से यही तो फायदा है।
अगर किसी सब्जेक्ट की प्रश्नोत्तरी चल रही है तो इससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो प्रश्नोत्तरी किसी भी एग्जाम की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसलिए प्रश्नोत्तरी में अच्छे से भाग लें सब लोग और अच्छे से जवाब दीजिए। चलिए अगला प्रश्न मेरा देखिए, एक प्रश्न है, सुन रहे हो? चलिए एक प्रश्न है, पहला एक कथन है, मेरा कथन देखिए कि असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा है। दूसरा कथन देखिए, पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा है, सीमाओं से लगा है। और थर्ड कथन है मेरा कि मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा है। ये तीन कथन दिए हैं, आपको इन तीन कथनों पर विचार करना है, विचार कीजिए आप, ठीक है? आपको सोचना है ये तीन कथन दिए हैं कि तीन कथन में से कौन कौन से कथन सही है कि नहीं? बताओ, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या तीनों सही है? जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। मैंने ये तीन कथन दिए हैं आपको, और ये प्रश्न आईएएस प्री 2006 में पूछा गया था। आईएएस प्री 2006 का प्रश्न है, पेपर उठा के देख लेना, है कि नहीं? उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा है कि नहीं? दूसरा है कि पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा है। तीसरा है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा है। अब आपको बताना है कि तीन कथनों में कौन कौन से कथन सही है कि नहीं? पहला सही है, दूसरा सही है या तीसरा सही है या तीनों सही है? बताओ। नेहा कह रही है दूसरा गलत है, मतलब दो सही है, पहला तीसरा। नेहा कह रही है दूसरा गलत है। और जवाब दो सब लोग, सोचो सब लोग और जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए सभी लोग, सोचो और जवाब दो बेटा। लोकेश कह रहे हैं दूसरा गलत है, आप लोग बताओ। दूसरा गलत है, अच्छा। पश्चिम बंगाल की सीमा क्या नेपाल भूटान कौन सा नहीं लगती? तो किससे लगती है पश्चिम बंगाल की सीमा? हम्म हम्म और बांग्लादेश से लगती है। दो राज्यों से दो देशों से लगती है। तीन देश कहाँ हो गए? बताओ बताओ बताओ। चलिए अब हम इसका डिस्कशन आपको देते हैं। देखिए आप सब लोग ध्यान दें। देखिए सब लोग सुनो अब। इस प्रश्न का जवाब है पहला, असम। देखो, असम की सीमा भूटान से भी लगती है और बांग्लादेश से भी लगती है। असम के नीचे बांग्लादेश है और इसके इधर इस साइड में आपका भूटान है ऊपर, ये मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है? अब इधर देखो, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से भी लगती है और नेपाल से भी लगती है और बांग्लादेश से भी लगती है।
ये याद रखिए। और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। इस प्रश्न के जवाब तीनों सही हैं, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा तीनों इसके सही जवाब हैं, याद रखिए। आईएएस प्री का सवाल है और इसके तीनों आंसर जो है बिल्कुल सही है कि नहीं। इसके लिए अपन ऐसा करते हैं, मैं आपको मैप बता देता हूं, ठीक है। मैप में देख करके आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको मैप बताता हूं। चलिए देखिए, चलिए ये मैप देख लीजिए आप। मैप देख करके आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको मैप क्लियर कर देता हूं, और क्या। हाँ दिख रहा है क्या? देखो, क्या आपको मैप दिख रहा है? दिख रहा है क्या? हाँ तो देख लो। देखो दीदी, ये रहा आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा? ये देखो, मैं पेन चला रहा हूं। ये आपका पश्चिम बंगाल है। ये और ये देखो, ये आपका इतना पश्चिम बंगाल है, ये सीमा जो लग रही है, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल है। तो इसके पूर्व में ये आपका बांग्लादेश लग रहा है पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल की यहाँ की जो सीमा है ये आपके पश्चिमी सीमा जो है इसकी नेपाल से लग रही है, ठीक है। और इसकी उत्तरी सीमा जो है ये भूटान से लग रही है। ये तीन देशों से सीमा लगती है। कौन की बताओ? पश्चिम बंगाल की। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट है अपना जिसकी सीमा कितने से लगती है? तीन देशों से इसकी सीमा लगती है। ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल है आपसे, एक मिनट। चलिए अगला सवाल देखिए, अच्छे से जाओ। क्या क्वेश्चन? ये था, विचार करना है आपको कि इनमें से कौन कौन से तथ्य सही हैं आपके। तो इसके तीनों तथ्य सही हैं। असम वाला पहला भी सही है। असम की सीमा भूटान बांग्लादेश से लगती है, बिल्कुल। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से लगती है, बिल्कुल। और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है, बिल्कुल सही है। तीनों कथन आपके सही है, ठीक है। ये आईएएस प्री 2006 का सवाल है, पेपर में छपा था ये। चलिए अगला सवाल देखिए आप। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले। चलिए एक मिनट रुक जाओ। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन किसकी? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला बताइए आप, श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन देते हैं हम आपको। ये एमपीपीएससी प्री में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है, राजस्थान में पूछा गया है, सब जगह पूछा गया है। तो भारत की सबसे प्राचीनतम जो है पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन है आपको अरावली, ऑप्शन है आपको हिमालय, ऑप्शन है आपको पश्चिमी घाट, ऑप्शन है आपको पूर्वी घाट। बताइए भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अच्छा, ए अरावली, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। जो अरावली पर्वत है ये अपने भारत का सबसे प्राचीन है। और सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है हिमालय। नवीन कौन सी है? हिमालय। और प्राचीन कौन सी है भैया? बिल्कुल सही है, अरावली। अरावली बिल्कुल सही है। अच्छा चलिए अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप कौन सा अपना? लक्षद्वीप आपने देखा होगा, सुना है, केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए तो लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? कुल द्वीप हैं, बताइए लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? ऑप्शन देते हैं, 17 हैं, 27 हैं, या 36 हैं, या फिर 47 हैं। 17, 27, 36, 47, जवाब दीजिए सब लोग। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में
कुल कितने द्वीप हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दे दिया आपने। ये नहीं है पता, चलो बता देते हैं। देखिए, लक्षद्वीप जो है इसमें कुल मिलाकर के 36 द्वीप हैं। इन 36 द्वीपों में से केवल 10 द्वीप ही हैं जिन पर आबादी है। ये जो आबाद है, आबाद मतलब इन पे जनसंख्या रहती है। बाकी जो द्वीप है वो निर्जन है, उन पे कोई नहीं रहता है। ये आपको याद रखना है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, इनमें से 10 द्वीप ही कितने हैं अपने आबाद है। ये आपको याद रखना है। लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है, आपको पता है ना। और ये केरल से लगभग आपके 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। 100 से 200 किलोमीटर की दूरी जो है इसके बीच में, कुछ द्वीप पास में कुछ दूर है, तो इसलिए 100 से 200 किलोमीटर कहा जा रहा है आपसे। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए सब लोग। हाँ, एमपीपीएससी प्री प्री का क्वेश्चन है। बताओ, दमन एवं दीप पर विचार कीजिए। विचार करना है आपको इनके तथ्यों पर। ठीक है, इनमें से कौन कौन से कथन सही है, कौन से गलत हैं। तो ये आपका प्रश्न हो गया। अब इसका पहला कथन क्या है? देखिए, पहला कथन है कि स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था। पहला कथन। दूसरा, इनके बीच खंबात की खाड़ी है। और तीसरा कथन, इसकी राजधानी दमन है। बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं? दमन और द्वीप पर आपको विचार करना है कि नहीं? दमन और द्वीप पर विचार कीजिए और कौन कौन से कथन सत्य हैं बताइए। स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था, इनके बीच खंबात की खाड़ी है, इसकी राजधानी दमन है। जल्दी से जवाब दो सभी लोग। जवाब दीजिए बेटा। कितने कथन सही हैं? जल्दी से जवाब दो। नहीं आ रहा है समझ में? 2 और 3 सही है। अच्छा, और बताओ। पहले का पता नहीं है। अच्छा, चलिए देखिए, तो प्री एमपीपीएससी का प्री में आया था ये। सुनो, अब दमन एवं द्वीप पर विचार करना है आपको। तो इसमें विचार करने वाली बात यह है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला प्रश्न वो कह रहा है कि स्वतंत्र उत्तर मतलब जानते क्या होता है? आजादी के बाद। आजादी के बाद इस पर ब्रिटिश आधिपत्य में था। क्या ये ब्रिटेन के सरकार के अधिकार में था? नहीं, ये गलत है कि नहीं? आजादी के बाद ये ब्रिटेन के अधिकार में नहीं था, आजादी से पहले भी नहीं था, है कि नहीं? आजादी से पहले भी नहीं था, आजादी के बाद में नहीं था। इस पर अधिकार था पुर्तगालियों का। किसका? अपना, हाँ, पुर्तगालियों का इस पर अधिकार था। 1961 में यह पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। 1961 में दमन द्वीप को पुर्तगाल से स्वतंत्र कराया गया था। तो आजादी के बाद ये पुर्तगालियों के अधीन था। इनके बीच खंबात की खाड़ी है, बिल्कुल सही है। दमन और दीप दोनों के बीच में खंबात की खाड़ी है और इसकी राजधानी दमन है। बिल्कुल 2020 से पहले इनकी राजधानी दमन थी, लेकिन अब वर्तमान समय में आपको पता है कि दमन द्वीप जो है अपने, और कौन को, दादरा नागर हवेली, इन सबको आपस में मिला दिया है और मिला करके इनकी राजधानी किसको बनाया है? अपना दमन को। किसको बनाया है? दमन को ही बनाया ना।
हाँ, तो दमन बिल्कुल सही है। इसमें अब एक चीज और मिल गई है, कौन? दादरा नगर हवेली और मिल गई है। तो इसकी राजधानी क्या अपना? दमन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हाँ, दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। थी। अब शायद चेंज हो गई है ना। अब क्या हुआ है? दोनों एक हो गए, और दोनों एक होकर के राजधानी कौन सी बना दी है? दमन बनाई है। हाँ, 2020 में क्या किया है? दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली दोनों को आपस में मिला दिया है, और मैच करके इनकी एक ही राजधानी बना दी है कि नहीं? तभी तो अपने भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है कि नहीं? ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न सुनिए, सब लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखिए और जवाब दीजिए। चलिए, देखिए आपको बताना है कौन सी नदी दो पर्वतों के बीच में बहती है? बताइए, कौन सी नदी दो पर्वतों के बीच बहती है? ठीक है। ऑप्शन है शरावती, ऑप्शन है माही, ऑप्शन है साबरमती, और ऑप्शन है डी नर्मदा। चलो जवाब दो। कौन सी नदी दो पर्वतों के बीच में बहती है? यूपी पीसीएस का पेपर था, उसके मेंस में आया था ये प्रश्न। तो क्या जवाब दे रहे हैं आप? बताओ बताओ, कौन सी नदी दो पर्वतों के बीच में बहती है? ये चार ऑप्शन में से बताना है। वैसे तो बहुत सारी है बहती है, पर इन चार ऑप्शन में से बताना है आपको। चलिए देखिए, तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर है आपका नर्मदा। कौन सा आपका? नर्मदा। नर्मदा नदी जो है ये दो पर्वतों के बीच से बहती है। आपको पता है ना कि इसके उत्तर में कौन है आपका? विंध्याचल। कौन है अपना? विंध्याचल। और दक्षिण में कौन सा आपका? सतपुड़ा। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से इस तरह से ये पूरब से किधर की ओर बहती है? पश्चिम की ओर। शरावती भी पूरब से पश्चिम की ओर, माही भी पूरब से पश्चिम की ओर, साबरमती भी पूरब से पश्चिम की ओर, नर्मदा भी पूरब से पश्चिम की ओर। ये सभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं चारों, और चारों में से केवल एक नदी ऐसी है दो पर्वतों के बीच में बहती है, वो कौन सी है? नर्मदा। ये आपको याद रखना है। आपको पता है नर्मदा भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा को भारत की हृदय रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ बिल्कुल, हृदय रेखा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। यारलिंग जंगबो, यारलिंग जंगबो कि जंगबो? जंगबो। देखो, यारलुंग जंगबो को किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग जंगबो ये शब्द है कि नहीं? यारलिंग जंगबो को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको। ऑप्शन है गंगा के नाम से आप इसे जानते हैं, या आप इसे सिंधु के नाम से जानती हैं, या आप इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, या आप इसे सतलुज के नाम से जानते हैं। बताइए, यारलुंग जंगबो को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से जवाब दे दीजिए आप। यारलुंग जंगबो को आप किस नाम से जानते हैं? जवाब दो। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज। अच्छा, ब्रह्मपुत्र कह रही है ना, यहाँ निशा भी कह रही है ब्रह्मपुत्र। और बताओ जल्दी जल्दी से। नहीं बता रहे? चलिए ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। आप दोनों का बेहतरीन जवाब है।
यार लुंग जंगबो किस नदी का नाम है? तो ये ब्रह्मपुत्र का नाम है। किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता है अपने भारत से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत होकर के बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र निकलती कहां से है? तो ये तिब्बत के पठार से निकलती है, तिब्बत से बहती है, फिर तिब्बत में चीन, चीन के बाद में भारत और भारत के बाद में आपके बांग्लादेश से बहती है। क्लियर? चलिए तो देखिए आप लोग सुने ध्यानपूर्वक, ध्यान दीजिए। अच्छा पहले तो ये बताओ कि अभी जो प्रश्नोत्तरी चल रही है अपनी, ये आप लोगों को कैसी लग रही है? क्या ठीक लग रही है? अच्छा, इससे क्वेश्चन आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? कमेंट कर दीजिए, क्या आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं? क्या आपको इसका फायदा है? हाँ कबीर सर मैंने पहले पढ़े नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं है जी सर, यस हाँ ठीक है ठीक है। तो देखिए अच्छी बात है, प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है, लगना चाहिए। अब इसके बाद में देखिए हाँ आपको अब 5 बजे हिंदी की क्लास होगी, आप लोग उसको लें, ठीक है। इस आज के लिए इतना ही काफी, आज के लिए इतना ही काफी है। कल है क्या? संडे है कल? कल संडे है। हाँ तो कल का आपका रहेगा भैया, कल क्लास नहीं लूंगा मैं, बार बार वो दिक्कत आती है, कल क्लास नहीं लूंगा। कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा और वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी और उसमें आपको जिलेवार अध्ययन मिलेगा, मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन कराया जाएगा। तो आपको वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी, उसकी लाइव क्लास नहीं होगी, वो यूट्यूब पे मिलेगी, आप उसको सुनेंगे, केवल उसके टेस्ट होंगे। लाइव लाइव प्रश्नोत्तरी होगी एमटी की, है कि नहीं? और आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेगी। क्लियर? और इस चैनल पे आपको कल करंट अफेयर्स के रूप में भी मिल जाएगी एक लिंक, उसको आपको देखते रहना है। किसमें? अच्छा वीडियो का टेस्ट जो होगा उसमें, अभी तो आपका भूगोल की प्रश्नोत्तरी चलेगी, 1-2 दिन और चलेगी ये प्रश्नोत्तरी। जब तक हम भूगोल के प्रत्येक चैप्टर के प्रश्नोत्तर नहीं लगाएंगे तब तक हम दूसरा सब्जेक्ट नहीं लेंगे। हाँ एमपी के में जो टेस्ट होगा उसके बारे में बता देता हूं, तो वो होगा आपका जो शुरुआत में चैप्टर पढ़ाए उन पर आधारित, और मुख्यतः उसमें शामिल रहेंगे आपके जो वीडियो में आपको डालूंगा, वीडियो उसमें किसकी होगी? आपकी जिलेवार अध्ययन की। जैसे शिवपुरी जिले के बारे में पढ़ाया जाएगा एक दिन, आपको 10-15 मिनट की वीडियो होगी, फिर एक वीडियो होगी आपकी गुना की, फिर ग्वालियर की, ऐसे प्रत्येक जिले की होगी। तो 4-4, 5-5 जिलों का इकट्ठा टेस्ट लिया करेंगे, ठीक है, ये रहेगा आपका। क्लियर? चलिए तो नमस्कार, क्लास छोड़ दीजिए आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछिए दीदी। कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन, चलिए उसके लिए भी मैं आपको अच्छा एक पुस्तक है अरिहंत पब्लिकेशन की, सुनो नेहा जी, सुन रही है? अरिहंत पब्लिकेशन की पुस्तक है, उसमें चैप्टर रहता है कथन और निष्कर्ष का, विशेष चैप्टर रहता है, वो है आपकी रीजनिंग की। मास्टर रीजनिंग करके एक पुस्तक आती है अरिहंत पब्लिकेशन में, मास्टर रीजनिंग करके, तो उसमें कथन निष्कर्ष के आपको लगभग 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे, है कि नहीं? और उनको अभ्यास कर करके आप सीख जाएंगे। क्लियर? और अगर आपके पास नहीं हो तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा उसकी पीडीएफ, ठीक है? ठीक है तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, मेरे पास पुस्तक है, मैं उसकी पीडीएफ बना के आपको डाल दूंगा, ठीक है? चलिए ओके, चलिए तो नमस्कार, क्लास छोड़ दीजिए। और कोई प्रश्न है? ओके।